एक गांव में नवीन और साहिल नाम के दो आदमी रहा करते। नवीन की आर्थिक स्थिति अपने भाई साहिल के मुकाबले बहुत कमजोर थी। एक दिन साहिल गांव के मुखिया के साथ नवीन के घर आया। अरे कैसे हो मेरे भाई नवीन? बस ऊपर वाले की कृपा है। अरे तुम मुझसे केवल 1 साल छोटे हो। हम दोनों ने बिरयानी की दुकान भी एक दिन ही शुरू की, मगर देखो ना आज मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ। अरे सब ऊपर वाले की माया है भैया। ये सच है कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। कभी कभी मुझे मेरी पत्नी और बच्चों को पेट भर भोजन भी नहीं मिल पाता, लेकिन यकीन मानिए भैया, इसके बावजूद भी हमारा परिवार बहुत खुश है और हमें ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ नवीन। मुझसे तुम्हारी यह परेशानी देखी नहीं जाती। जब अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हुए देखता हूँ और तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चों को काम करते हुए देखता हूँ तो मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। आखिर मैं तुम्हारे पिता समान हूँ। तुम सही कह रहे हो भैया, बड़ा भाई पिता समान ही तो होता है। आपने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए यही काफी है। अरे तुम्हें कई बार कह चुका हूं कि तुम अपने उसे टूटे फूटे घर को छोड़कर मेरे घर में रहने आ जाओ। ना तो तुम्हारे उस टूटे फूटे घर में एक पंखा है और न ही कूलर है, और यहाँ तक कि एक ढंग का ओढ़ने के लिए कंबल भी नहीं है। अरे देख नवीन भाई, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मैं तेरे भले की तो बात करूंगा। नहीं भैया, मैं आपके परिवार के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। मैंने आपसे कहा ना, मेरा परिवार बहुत खुश है, हमें ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं है। अरे देख नवीन भाई, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मैं तेरे भले की तो बात करूंगा। तुम्हारा टूटा फूटा घर जिस जगह पर है ना, वह जगह एक हाईवे पर मौजूद है। आजकल हाईवे के किनारे की जमीन के दाम अच्छे खासे मिल रहे हैं। तुम कहो तो मैं खरीदार से बात कर लेता हूँ। तुम्हें उस अपने टूटे फूटे मकान की अच्छी कीमत भी मिल जाएगी और तुम उसके बाद अपना नया व्यापार भी शुरू कर सकते हो और अपना नया घर भी खरीद सकते हो। नवीन अपने भाई साहिल की बात सुनकर सोच में पड़ गया और अपने भाई साहिल से कहने लगा, अरे भैया, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, मैं आपको जल्दी बता दूंगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा समय मत लेना, नहीं तो जमीन का खरीदार दूसरी जमीन खरीद लेगा। इतना कहकर साहिल मुखिया के साथ वहां से चला गया। दरअसल साहिल एक लालची व्यक्ति था। उसकी नजर नवीन की जमीन पर बहुत पहले से थी और नवीन बहुत सीधा साधा व्यक्ति था जो अपने भाई का बहुत सम्मान करता था। साहिल ने बंटवारे के दौरान संपत्ति में काफी घपला भी किया था। उसकी बेईमानी को सिर्फ मुखिया और उसके पिताजी ही जानते थे, मगर नवीन को बताने से पहले ही वह इस दुनिया से चले गए। अब साहिल की नजर नवीन के उस मकान पर थी जो कि एक हाईवे की बगल में बना हुआ था। रास्ते में मुखिया साहिल से बोलता है, तुम्हें क्या लगता है साहिल, क्या नवीन तुम्हारी बात को मानेगा? मैं अपने छोटे भाई को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ मुखिया जी। वह एक नंबर का मूर्ख आदमी है। अपनी मूर्खता की वजह से वो आज तक धन नहीं कमा पाया। उसको तो यह भी नहीं पता कि उसके हिस्से की संपत्ति मैंने कितनी चालाकी से हड़प ली। अरे मैंने सुना है कि इस बारे में बस तुम्हारे पिताजी ही जानते थे। बिल्कुल सही कहा मुखिया जी। पिताजी नवीन को इस बारे में बताने ही जा रहे थे, तभी उनकी रास्ते में ही तबीयत खराब हो गई और वह अचानक चल बसे। उसकी जमीन हड़पने के बाद क्या तुम उसे अपने घर से भी धक्के मार के निकाल दोगे? कम से कम उस बेचारे को एक कमरे में रहने देना। अगर तुम उसे अपने घर में नहीं रहने दोगे तो नवीन और उसका परिवार तो सड़कों पर धक्के खाते फिरेंगे। मैं एक व्यापारी हूँ मुखिया जी, हमेशा फायदे का सौदा देखता हूँ। फिलहाल तो मेरा फायदा उसकी जमीन बेचने पर है। वैसे उसकी जमीन के तो लाखों रुपए मिल रहे हैं, उसमें से नवीन को कितने दोगे? अरे पागल हो गए हो मुखिया जी, फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। कुछ दिन अपने घर में रखकर धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। मुझे पता है कि नवीन कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरी ओर नवीन अपने घर पर अपनी पत्नी पल्लवी से बात करने लगा। अगर हम यह घर बेच देंगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ? अरे तुम चिंता क्यों करती हो? भैया ने कहा है कि जब तक वे हमें अपने घर पर रख लेंगे। सोचो राधा, हम उस पैसे से अपना नया व्यापार शुरू कर सकते हैं और रहने के लिए नया घर भी ले लेंगे। पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा।
अरे तुम तो जानती हो मेरी दुकान पर बिरयानी खरीदने वाले मेरे हाथ की बनी बिरयानी खरीदते ही नहीं। हमारी बेटी मुन्नी 10 वर्ष की हो चुकी है। कल को हमें मुन्नी का विवाह भी करना होगा तो क्या होगा, कभी सोचा है इस बारे में? नवीन की बात सुनकर पल्लवी चुप हो गई। अगले दिन नवीन अपने भाई के घर पहुंच के बोला, मुझे मंजूर है भैया, मैं घर बेचने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम एक काम करो, तुम आज ही अपने परिवार को लेकर यहाँ आ जाओ। मैं आज ही उस आदमी से बात कर लेता हूँ। कल शाम तक तुम्हारे पैसे तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। नवीन अपने परिवार को साहिल के घर पर ले आया। उसके परिवार को देखकर उससे होते हुए साहिल से बोली, आप बिना किन किन भिखारी को उठाकर यहाँ पर ले आए हैं? उनके कपड़े तो देखो कितने गंदे हैं। लग रहा है मानो इनको सालों से कपड़े नसीब ना हुए हों। अरे धीरे बोलो, अगर गलती से भी नवीन के कानों में तुम्हारी आवाज पहुंच गई तो मेरे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। अरे आप कान खोल के सुन लीजिए, मैं इन तीनों को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अरे सब्र रखो, मैं इन तीनों को घर से 2-3 दिन बाद धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। अर्जुन अपने भाई पर बहुत भरोसा करता था। शाम को वह जमीन साहिल ने एक जमींदार को बेच दी। 2 दिन बाद जब अर्जुन नवीन से बोला, भैया हमें यहाँ पर रहते हुए 2 दिन हो गए हैं और सच तो ये है कि मैं और मेरी पत्नी यहाँ पर आशाएं महसूस कर रहे हैं। आप मुझे पैसे दे दीजिए, हम यहाँ से चले जाते हैं। नवीन की बात सुनकर साहिल क्रोधित होते हुए बोला, कौन से पैसे और पैसे कैसे? भैया आपने मेरा मकान जो बेचा था उसके पैसे। अरे मैं तुम्हें यह बताना भूल गया अर्जुन, बात यह है कि वह जमींदार असल में धोखेबाज निकला। उसने हाईवे के पास की तमाम जमीनों को धोखे से अपने नाम कर लिया और उन सारी जमीनों को उसने किसी बड़े सेठ को बेच दी और वह देश छोड़कर फरार हो गया। भैया पर मैं अब कहां पर जाऊंगा? अरे अब मुझे क्या पता तुम कहां जाओगे और क्या करोगे। अब तुम्हारी किस्मत ही इतनी फूटी है तो अब मेरा उसमें क्या दोष। और सुनो, आज शाम को ही तुम अपनी बेटी और अपनी पत्नी को लेकर यहां से चले जाना है। मेरी पत्नी तुम सबकी वजह से बहुत परेशानी महसूस कर रही है। लेकिन भैया मैं कहां जाऊंगा, मेरे पास तो और कोई घर भी नहीं है। वह मुझे नहीं पता नवीन, वह सब मुझे नहीं पता। तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए बस मैं सिर्फ तुमसे मुंह से कह सकता हूं। अगर शाम तक तुम नहीं गए तो मेरी पत्नी बहुत गुस्से वाली है। कहीं वह तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को अपमानित करके धक्के मार के घर से बाहर ना निकाल दे। देखो, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। नवीन रोता हुआ अपनी पत्नी और बेटी को वहां से ले जाकर अपनी बिरयानी की दुकान पर ले आता है। नवीन रात भर रोता रहा। तभी नवीन की पत्नी नवीन से कहती हैं, तुम्हारे भाई ने हमारे साथ धोखा क्या है? मैंने भैया पर कितना विश्वास किया, लेकिन भैया ने मेरा विश्वास 1 मिनट में तोड़ दिया। आप चिंता मत कीजिए, जरूर इसमें ऊपर वाले की तरफ से हमारे लिए कोई ना कोई भलाई होगी। आप एक काम क्यों नहीं करते? आपकी बिक्री यहाँ नहीं होती, लेकिन आपकी बनाई हुई बिरयानी बहुत अच्छी होती है। आप उस बिरयानी को दूसरे गांव में जाकर क्यों नहीं बेचते? अगले दिन नवीन अपनी पत्नी के कहे अनुसार अपने हाथ की बिरयानी बनाकर दूसरे गांव में ले जाकर बेचने लगा। उस दिन नवीन के हाथ की बिरयानी सारी बिक गई और नवीन उस सब को देखकर बहुत खुश होता है। पल्लवी, तू सही ही कह रही थी। मेरे हाथ की बनाई हुई बिरयानी हमारे गांव में नहीं बिकती, लेकिन दूसरे गांव में तो सारी बिरयानी बिक गई। अब मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर बिरयानी बनवाऊंगी और हम दोनों मिलकर बहुत टेस्टी बिरयानी बनाएंगे जो गांव के लोगों को बहुत पसंद आएगी। अब नवीन और नवीन की पत्नी दोनों अपने काम में की जान से जुट गए और नवीन की कमाई भी ठीक ठाक होने लगे। नवीन की बिरयानी अब पूरे गांव में मशहूर हो जाती है और लोग बहुत दूर दूर से नवीन के हाथ की बिरयानी खाने आते हैं। देखते ही देखते नवीन बहुत अमीर हो गया। जब यह बात उसके भाई साहिल को पता चली तो वह जल भून गया। बस अब बहुत हो गया, अब मैं अपने छोटे भाई को जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। मैं आज ही जाकर अपने भाई को मार दूंगा। साहिल अपने भाई के घर चला आया। जब उसने अपने भाई का घर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
साहिल गुस्से से उस घर में घुस गया तो तभी उसके सिर के ऊपर पर से पंखा गिर गया तो साहिल की वहीं मौत हो गई। साहिल को मरा हुआ देखकर नवीन की आंखों में आंसू आ गए। बुरे का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। तुम अभी भी मेरे पास बुरा ही सोचकर आए थे और ऊपर वाले ने तुम्हारे साथ ये किया।